Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You are watching my YouTube channel Dr. Aman's video. डियर व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को। सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर उसके ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे, उसके लाइफ साइकिल को, और फिर उसकी पैथोजेनेसिस को हम डिस्कस करेंगे। ये एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट जो इस लेक्चर का होगा उसमें हम लैब डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की। जो व्यूवर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं या जिन व्यूवर ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक्स करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें। तो वीवर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। जिस तरह हम सारे लोग जानते हैं कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो है इट बिलोंग टू प्रोटोजोन, या यू कैन से दैट इट इज़ प्रोटोजोन इन नेचर एंड वी नो दैट प्रोटोजोन इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमंग प्रोटोजोन्स हमने जो 4 फाइलम में डिवाइड किया था आई एम सॉरी, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो है इट बिलोंग्स टू फाइलम स्पोरोजोआ एंड दे डू नॉट हैव एनी टूल फॉर द मूवमेंट और फॉर लोकोमोशन। तो स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम जो है ये एक अहम मेंबर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोडियम जो डिजीज़ कॉज करता है तो एवरीवन नोज के इट कॉज अ डिजीज़ विच इज़ नॉन एज मलेरिया। There are 4 species of Plasmodium parasite known as Plasmodium vivax, OL, मलेरी एंड फेल्सिपेरम। इसके अलावा एक 5वीं स्पीशी भी है विच इज़ नॉन एज प्लाज्मोडियम नोवलेसी। वो मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया लेकिन अक्सर बुक में आपको भी मिलेगा। सो दीज 5 स्पीशीज़ आर commonly responsible for causing malaria disease in human being। ये पांचों स्पीशीज़ प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं और ये पांचों स्पीशीज़ जो डिजीज़ कॉज करते हैं हम उसे मलेरिया कहते हैं। यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी कर सकता है, ओवेल भी कर सकता है, मलेरी भी कर सकता है, फेल्सिपेरम एंड नोवलेस। Plasmodium vivax and falciparum are more common cause of malaria than oval and malary. Worldwide, malaria is one of the most common infectious disease and of course is a leading cause of death. अब हम ट्रांसमिशन को डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय द बाइट ऑफ मॉस्कीटो। मॉस्कीटो में जो स्पीशी रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया की ट्रांसमिशन के लिए तो हम उसे एनोफ्लीज मॉस्कीटो कहते हैं। जिस तरह दूसरी ऑर्गेनिजम्स के स्पीशी हैं इसी तरह मॉस्कीटो की भी स्पीशी है। सो एनोफ्लीज मॉस्कीटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। लेकिन इसके अलावा जो रियर ट्रांसमिशन होती है सो इट कैन आल्सो अकर अक्रॉस प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू हर फीटस, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी होती है। अच्छा, यहाँ ये बात ज़रूरी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूजुअली ये रिकमेंडेड है कि अगर विद इन 6 मंथ किसी को मलेरिया हुआ है तो ही और शी कैन ट्रांसफ़र मलेरिया ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसमिशन। और तीसरी जो है ट्रांसमिशन रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज़र। एज वी नो दैट इंट्रावीनस ड्रग्स एब्यूज़र जो होते हैं तो वो जो सरेंजेस यूज़ करते हैं या जो दूसरे टूल यूज़ करते हैं इंट्रावीनस ड्रग लगाने के लिए तो वो कॉमनली शेयर करते हैं आपस में, विच कैन ट्रांसफ़र क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो वहाँ पे ड्रग एब्यूज़र जो है वो भी एक से दूसरे ड्रग एब्यूज़र में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्रग इंजेक्शन। लाइफ साइकिल जो है सो देयर आर 2 phases इन लाइफ साइकिल, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है वो अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। हमने पहले ये डिस्कस किया था कि कुछ पैरासाइट एक ही होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जैसे जार्डिया या एंटामीबा हिस्टोलिटिका का एग्जाम्पल है।
कुछ पैरासाइट्स को 2 होस्ट चाहिए होते हैं, लाइक इन दिस केस ऑफ प्लाज्मोडियम, और कुछ जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे मोर देन 2 होस्ट भी उनको रिक्वायर होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. सो देयर आर 2 फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो. वन इज सेक्सुअल लाइफ साइकिल which occur primarily in mosquito, and second is asexual life cycle which occur in human being. The sexual life cycle is called sporogony. Why? Because in sporogony sporozoites are produced, and the asexual life cycle is called schizogony because schizones are produced in asexual life cycle. जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, सो इट इज़ आल्सो द वेक्टर एंड डेफिनेटिव होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स का वेक्टर है. इट मीन दैट इट कैन ट्रांसफ़र प्लाज्मोडियम पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट थ्रू बाइट. ठीक है. और डेफिनेटिव होस्ट इसलिए है कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है तो इट कंप्लीट्स इट्स सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन mosquito. Therefore, mosquito is a definitive host for plasmodium parasites. Only female take blood meal. अच्छा, यहाँ एक चीज़ है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में सिर्फ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज जो होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट. उसकी वजह ये है कि ओनली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है तो दे फीड ऑन ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे नीड सम प्रोटीन फॉर द मैच्योरेशन ऑफ हर एग्स विच आर प्रेजेंट्स इन ह्यूमन ब्लड. अच्छा, जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है तो इट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन ह्यूमन बीइंग, और यहाँ मैंने शायद जिक्र नहीं किया, बट इट इज़ कंप्लीटेड इन ह्यूमन बीइंग. देयरफॉर ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स का. अब हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं. तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन बीइंग में होगा और सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो मॉस्किटो में होगा. तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल्स ह्यूमन बीइंग में जो है वो किस तरह स्टार्ट होता है? तो इट स्टार्ट्स या इट बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजाइट इनटू द ब्लड फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ द बाइटिंग मॉस्किटो. यानी कि अगर किसी मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम पैरासाइट मौजूद है, या अनदर वर्ड वी कैन से कि अगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट ने अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल मॉस्किटो में कंप्लीट किया है तो उस मॉस्किटो के स्लाइवा में स्पोरोजाइट्स होते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू कि स्पोरोजाइट्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल. तो वो मॉस्किटो जब होस्ट पे यानी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो इट इंजेक्ट स्पोरोजाइट वाइल टेकिंग ब्लड मील फ्रॉम ह्यूमन होस्ट. तो यहाँ से एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन होस्ट में स्टार्ट होता है कि मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में लेकर चलता हूँ. ये आप देख रहे हैं, ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल को भी हम डिस्कस करेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो इट इंजेक्ट स्पोरोजाइट्स. ये स्पोरोजाइट्स इंजेक्ट हो गए वाइल टेकिंग ब्लड मील. जब वो ब्लड मील लेता है तो स्लाइवा के साथ साथ स्पोरोजाइट्स यहाँ इंट्रोड्यूस करता है ह्यूमन बीइंग में. ठीक है. अब जब स्पोरोजाइट इंटर होते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं? तो द स्पोरोजाइट्स आर टेकन अप बाय द हेपेटोसाइट्स विद इन 30 मिनट्स. ठीक है. जब स्पोरोजाइट्स ह्यूमन बीइंग में अंदर जाते हैं तो विद इन 30 मिनट हेपेटोसाइट्स विच आर दी लिवर सेल्स वो विद इन 30 मिनट उनको इनगल्फ करता है. और इस स्टेज को कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, क्योंकि इस वक्त एरिथ्रोसाइट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. तो दिस इज एक्सो एरिथ्रोसिटिक फेज, एंड दिस एक्सो एरिथ्रोसिटिक फेज कंसिस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन इनटू मेरोजाइट्स इनसाइड दी हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स के अंदर ये स्पोरोजाइट्स जो हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये डिफरेंशिएट होते हैं मीरोजाइट्स में. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वाइवेक्स और ओवेल में ये
प्रॉपर्टी होती है कि दे प्रोड्यूस लेटेंट फॉर्म विच आर नॉन एज हेप्नोसाइट्स इनटू द लिवर सेल्स। यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर ये मीरोसाइट्स के बजाय डिफरेंशिएट होते हैं हेप्नोसाइट्स में। और हेप्नोसाइट क्या है कि हेप्नोसाइट इज़ अ लेटेंट फॉर्म है। दिस फॉर्म इज़ द कॉज ऑफ रिलैप्स सीन विद वाइवेक्स एंड ओवेल मलेरिया। तो ये हेप्नोसाइट्स जो हैं ये लिवर सेल्स में लेटेंट फॉर्म में पड़े होते हैं, और कभी कभी फिर ये क्या होता है कि ये बार बार स्टिमुलेट होते हैं और ये हेप्नोसाइट पर मीरोसाइट में कन्वर्ट होते हैं और दोबारा मलेरिया का रिलैप्स होता है विदाउट बाइटिंग मॉस्कीटो। तो इस रिलैप्स के लिए मॉस्कीटो बाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ये वाइवेक्स और ओवेल दोनों प्लास स्पीशीज़ में हेप्नोसाइट प्रोड्यूस होते हैं विच कैन रिजल्ट इन रिलैप्स। आपने देखा होगा गांव में या वहाँ लोगों से अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि उस पर मलेरिया आदी हो गया है, बार बार आता है। तो एक्चुअली इट इज़ द रिलैप्स ऑफ वाइवेक्स एंड ओवेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेप्नोसाइट। तो इस केस में फिर यूजुअली जो थेरेपी है उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है ताकि हेप्नोसाइट जो है उसको एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि जो स्टैंडर्ड थेरेपी है 5 डे और 7 डे की, तो उसके साथ फिर हेप्नोसाइट जो है लिवर से रिमूव नहीं होते। सो आफ्टर जब मीरोसाइट्स बनते हैं लिवर सेल में, तो लिवर सेल बर्स्ट एंड मीरोसाइट्स आर रिलीज फ्रॉम द लिवर सेल एंड आफ्टर दैट दे इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और जब ये रेड ब्लड सेल इन्फेक्ट करते हैं तो हम इस स्टेज को एरिथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं, क्योंकि एरिथ्रोसाइट इस वक्त इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ड्यूरिंग द एरिथ्रोसाइटिक फेज द ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट इनटू अ रिंग शेप ट्रोफोसाइट। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं यानी मीरोसाइट्स जो हैं, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं तो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। तो इनसाइड द एरिथ्रोसाइट्स पहले ये रिंग शेप ट्रोफोसाइट्स बनाते हैं। दिस रिंग फॉर्म ग्रो इनटू एन एमोबॉइड फॉर्म, अमीबा शेप इरेगुलर शेप बनाता है, एंड देन डिफरेंशिएट इनटू शाइज़ोन्ट। ठीक है, शाइज़ोन्ट बेसिकली क्या है कि शाइज़ोन्ट इज़ अ बॉडी विच इज़ फिल्ड विद मीरोसाइट्स। और जब ये स्टेज आता है तो अगेन रेड ब्लड सेल रप्चर एंड इट रिलीज मीरोसाइट्स। आफ्टर रिलीज दीज मीरोसाइट इन्फेक्ट अनदर एरिथ्रोसाइट। अगेन हम डायग्राम पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मीरोसाइट्स को पहले क्या हुआ, हेपेटोसाइट्स में गए, हेपेटोसाइट्स में शाइज़ोन्ट बना, फिर मीरोसाइट्स बने, बर्स्ट हुआ, मीरोसाइट्स बाहर आए, तो मीरोसाइट्स ने रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट किया। रेड ब्लड सेल के अंदर अगेन जो है ये मल्टीप्लाई हुए और डिफरेंशिएट हुए और शाइज़ोन्ट बना। शाइज़ोन्ट क्या है कि शाइज़ोन्ट इज़ अ बॉडी विच इज़ फिल्ड विद मीरोसाइट्स, और उसकी वजह से आरबीसी रप्चर हुआ, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हुई और मीरोसाइट्स बाहर आ गए। अब ये मीरोसाइट्स अगेन फ्रेश आरबीसी पे अटैक करते हैं, और इसी तरह ये साइकिल जो है ये एक ख़ास पीरियड के साथ रिपीट होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीवर आप लोग थोड़ा इस स्टेप को अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है डिस्कस करते हैं। ठीक है, This cycle in the red blood cell repeat at regular interval typical for each species। as I told you कि ये जो red blood cell का cycle है ये एक ख़ास interval के साथ repeat होता है, और वो interval हर species के लिए specific होता है जो हम आगे discuss करेंगे। The periodic release of merocyte causes the typical recurrent symptoms of chills, fever, sweat seen in malarial patient। और जैसे ही ये cycle burst होता है, यानी कि जब red blood cell burst होते हैं तो उसकी वजह से मीरोसाइट रिलीज़ होते हैं, और ये मीरोसाइट एक ख़ास पीरियड के साथ रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से रिकरेंट सिम्टम्स ऑफ चिल्स, फीवर, स्वेट्स विच कैन बी सीन इन मलेरिया पेशेंट्स। सब मीरोसाइट्स अब विद इन द ह्यूमन होस्ट, चूँकि यहाँ तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, बट सम मीरोसाइट्स इनसाइड द रेड ब्लड सेल डेवलप्ड इनटू मेल एंड अदर इनटू फीमेल गैमेटोसाइट्स इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और these gametocyte containing red blood cells are ingested by the mosquito। अगेन हम डायग्राम पे जाते हैं। ये तो साइकिल चल रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आरबीसी के अंदर जो मीरोसाइट्स होता है तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन द रेड ब्लड सेल्स।
और जब मॉस्किटो बाइट करता है और ब्लड सक करता है तो कुछ ऐसे आरबीसीज जिनमें मेल और फीमेल गेमिटोसाइट्स हैं तो वो वाले आरबीसीज भी ये सक कर लेता है। ये कौन? मॉस्किटो जो है मेल और फीमेल गेमिटोसाइट्स वाले आरबीसीज जो हैं उनको भी सक कर लेता है ब्लड में। ठीक है। अब जब गेमिटोसाइट्स कंटेनिंग रेड ब्लड सेल जो हैं दे आर इंजेस्टेड बाय द मॉस्किटो, उसके बाद क्या होता है कि विद इन द गट ऑफ द मॉस्किटो इट प्रोड्यूस्ड अ फीमेल मैक्रोगेमीट एंड 8 स्पर्म लाइक मेल माइक्रोगेमीट। और ये मेल और फीमेल गेमीट्स की फर्टिलाइजेशन होती है विद इन द गट ऑफ मॉस्किटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट्स बनता है and this zygote differentiate into a motile ookinete which is the next stage of zygote and that ookinete burrow into the gut wall। ठीक है। ये ookinete चूंकि मोटाइल होता है तो ये मॉस्किटो का जो गट वॉल है उसको बरो करता है, यानी उसमें पेनिट्रेट होके अंदर जाता है। where it grow into oocyst in which many sporocytes are formed। oocyst बनता है और oocyst के अंदर sporocytes बनते हैं और these sporocytes are released and migrate to the salivary gland of mosquito और these sporocytes are injected in the next host when the mosquito takes her blood meal। ठीक है। अगेन हम पिक्चर पे जाते हैं। ये जब मॉस्किटो सक करता है तो मेल और फीमेल गैमीट जो हैं ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ऊकाइनाइट में डिफरेंशिएट होता है। ऊकाइनाइट पेनिट्रेट करता है गट वॉल में और ये ऊकाइनाइट के अंदर जो है oocyst में डिफरेंशिएट होता है ऊकाइनाइट। oocyst के अंदर स्पोरोजाइट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और फिर ये oocyst बर्स्ट होता है और स्पोरोजाइट्स जो है ये स्लाइवरी ग्लैंड तक आते हैं और नेक्स्ट बाइट के साथ ये स्लाइवा के साथ स्पोरोजाइट्स जो हैं वो इंजेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में और अगेन साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह ये साइकिल अगर हम स्पोरोजाइट से शुरू कर ले तो लिवर से जाते हुए रेड ब्लड सेल से वापस आते हुए मॉस्किटो में आता है और गट में आता है और गट से दोबारा स्पोरोजाइट्स बन के स्लाइवा में यहाँ आता है तो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह अनइन्फेक्टेड होस्ट से इन्फेक्टेड होस्ट में थ्रू मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसफ़र होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस के व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस या व्हाट इज़ द पैथोलॉजी या व्हाट is the damage caused by plasmodium parasites to the human host। So most of the pathological finding of malaria of course results from the destructions of red blood cells क्योंकि red blood cells की destruction हो रही है। So red cells are destroyed बोथ बाय द रिलीज ऑफ मीरोजाइट्स, जैसे हमने लाइफ साइकिल में डिस्कस किया तो एक तो मीरोजाइट्स की वजह से बर्स्टिंग हो रही, दूसरा ये है कि एक्शन ऑफ द स्प्लीन जो है, क्योंकि स्प्लीन जो है वो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स को सिक्वेस्टर करता है और उनको डिस्ट्रैक्ट करता है या उनको किल करता है। तो दोनों की कंबाइन एक्शन की वजह से रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शंस होती हैं विच रिजल्ट्स इन द पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन द केस ऑफ मलेरिया। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज़ मोर सीवियर देन अदर प्लाज्मोडिया। ठीक है। पांचों स्पीशीज़ में जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से मलेरिया होता है वो यूजुअली ज़्यादा सीवियर होता है। क्यों? उसके दो रीज़न हैं। नंबर वन, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ फार मोर रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि फैल्सिपेरम जो है वो हर एज के रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो जो पैरासाइटाइज रेड ब्लड सेल्स होता है या पैरासाइटीमिया जो होता है वो बहुत मार्क्ड होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 लाख सेल्स जो है पर माइक्रोलीटर उनमें पैरासाइट मौजूद होता है। जो बाकी स्पीशीज़ हैं जैसे ओवेल और वाइवेक्स जो है वो यूजुअली यंग आरबीसीज जो होते हैं 1 to 2 एज के या रेटिकुलोसाइट्स के स्टेज को सिर्फ उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, उससे ओल्डर्स आरबीसी को वो इन्फेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पैरासाइटीमिया या जो इन्फेक्टेड आरबीसीज होते हैं उनका लोड बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसी तरह मलेरी जो है वो सिर्फ ओल्डर आरबीसीज को इन्फेक्ट कर सकता है, यंगर को नहीं कर सकता। तो उसमें भी मार्क्ड डिक्रीज पैरासाइटीमिया होता है। जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है बाकी स्पीशीज़ में, जबकि फैल्सिपेरम जो है सो इट कैन इन्फेक्ट मोर सीवियर बिकॉज फॉर मोर
रेड ब्लड सेल्स देन द अदर स्पीशीज। और दूसरा मसला ये है कि इट कैन कॉज अक्लूजन्स ऑफ द कैपिलरीज विच विद एग्रीगेट्स ऑफ पैरासाइटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स। दूसरा मसला ये है फैल्सिपेरम में कि फैल्सिपेरम्स जो है वो कैपिलरीज, जो बंचेस ऑफ कैपिलरीज है उनको क्लॉग करता है। वो क्यों क्लॉग होते हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं आपको कि जो फैल्सिपेरम है वो रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी को चेंज करता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट बनाते हैं, जिसे हम रोसेटी फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि फूल की पत्तों की तरह एक नॉर्मल आरबीसीज के इर्द गिर्द बाकी आरबीसी जमा हो जाते हैं, तो आरबीसीज के एग्रीगेट बनते हैं। और वो एग्रीगेट्स जो हैं, चूँकि उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं, तो दीज एग्रीगेट्स कैन ईजीली स्टिक टू द एंडोथेलियम्स ऑफ द कैपिलरीज, जिसकी वजह से वो कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो इन दो कंडीशन की वजह से कि एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो पैरासाइटाइज्ड होते हैं, दूसरा अक्लूजन्स ऑफ द कैपिलरीज होती हैं। तो इन दो कंडीशंस की वजह से जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से मलेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर, या यू कैन से कि इट इज़ वेरी वेरी फैटल, या आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा डेथ है वो इसी फैल्सिपेरम की वजह से होता है। सो दिस लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेजेस एंड नेक्रोसिस, पर्टिकुलरली इन द ब्रेन। सेरेब्रल मलेरिया, जब ब्रेन में कैपिलरीज क्लॉग होती हैं तो अक्सर सेरेब्रल मलेरिया की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। फर्दर मोर एक्सटेंसिव, आपने सुना होगा हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आम तौर से लोग कहते हैं कि मलेरिया जो है वो उसके सर पे दिमाग में चढ़ गया था, सर पे चढ़ गया था, तब उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो बुनियादी तौर से सेरेब्रल मलेरिया होता है। फर्दर मोर एक्सटेंसिव हेमोलिसिस एंड किडनी डैमेज अकर विद रिजल्टिंग हीमोग्लोबिनूरिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी होते हैं तो हीमोग्लोबिनूरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव हेमोलिसिस और किडनी डैमेज भी हो जाता है। और दूसरा, यूरिन कलर इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है कि जिसकी वजह से उसे लोग अर्ली एजेस में ब्लैक वाटर फीवर कहते थे, क्योंकि यूरिन जो है वो बिल्कुल ब्राउन टू ब्लैक कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिनूरिया। और जो हीमोग्लोबिनूरिया है इट कैन आल्सो लीड टू एक्यूट रीनल फेल्योर। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में रीनल फेल्योर के केसेस भी आते हैं, सेरेब्रल मलेरिया की वजह से उसकी वजह से भी डेथ होते हैं, और किडनी फेल्योर की वजह से भी डेथ होते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं। अच्छा, जो टाइमिंग है, मैंने आपको बताया था कि वो जो साइकिल है, ये जो साइकिल रिपीट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक ख़ास पीरियड के साथ रिपीट होता है। ये जो बर्स्ट होता है तो ये एक ख़ास टाइम के साथ ये रिपीटी जो है इंटरवल कंप्लीट होता है, और ये हर स्पीशी के साथ स्पेसिफिक होता है। सो उसको डिस्कस करते हैं। तो द टाइमिंग फॉर द फीवर साइकिल इज 72 आवर फॉर प्लाज्मोडियम मलेरी एंड 48 आवर्स फॉर अदर प्लाज्मोडिया। यानी कि प्लाज्मोडियम मलेरी में ये बर्स्ट जो है ये इंटरवल 72 आवर्स होता है, और हर चौथे दिन, क्योंकि 72 आवर्स हमारे पास 3 दिन बनते हैं, तो हर चौथे दिन बर्स्ट होता है, और बर्स्ट के साथ फीवर और दूसरे सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए जो फीवर का साइकिल है वो 72 आवर्स होता है प्लाज्मोडियम में, और 48 आवर्स यानी हर तीसरे दिन बर्स्ट होता है बाकी स्पीशीज़ में। सो डिजीज़ कॉज्ड बाय मलेरिया इज़ कॉल्ड क्वार्टन मलेरिया बिकॉज इट अकर एवरी 4th डे। तो इसको क्वार्टन मलेरिया का वर्ड भी यूज़ होता है। एंड मलेरिया कॉज्ड बाय अदर इज़ कॉल्ड टर्शियन मलेरिया बिकॉज इट रिकर एवरी 3rd डे। और जो टर्शियन मलेरिया है इसको हम आगे मलिग्नेंट मलेरिया और बेनाइन मलेरिया में डिवाइड करते हैं। तो मलिग्नेंट मलेरिया हम यूजुअली प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से जो मलेरिया होता है उसे मलिग्नेंट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेथ की रेशियो हाई है। सो डेंजर ऑफ डेथ हाई है, इसलिए हम उसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। और बेनाइन मलेरिया हम यहाँ इसलिए कहते हैं कि डेंजर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा कम है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल की वजह से जो टर्शियन मलेरिया होता है हम उसे बेनाइन मलेरिया कहते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है कि मलेरिया इतनी पैथोलॉजिकल डैमेजेस होने के बाद पेशेंट्स में फाइंडिंग क्या होगी। सो मलेरिया प्रेजेंट विद एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड चिल्स। एब्रप्ट ऑनसेट होगा, एकदम से आपको फीवर शुरू हो जाएगा, और उसके साथ चिल्स होंगे। चिल्स मीन के फीलिंग ऑफ कोल्ड विदाउट एनी रीज़न। सर्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको सर्दी लग रही, सो दैट इज़ नॉन एज चिल्स। सो फीलिंग ऑफ being cold, so that is known as chills, accompanied by headache, myalgia, muscles pain, arthralgia, joint pains,
बट आफ्टर 2 वीक्स ऑफ द मॉस्किटो बाइट्स। फीवर जो है मे बी कंटिन्यूस अर्ली इन द डिजीज़, द टिपिकल पीरियोडिक साइकिल डज नॉट डेवलप फॉर सेवरल डेज आफ्टर ऑनसेट। शुरू में फीवर जो है वो कंटिन्यूस होता है, उसके बाद फिर जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो टिपिकल साइकिल शुरू हो जाता है जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, तो उसके साथ फिर फीवर के साइकिल्स जो हैं वो भी पीरियाडिक हो जाता है। यानी कि अगर फैल्सिपिरम की वजह से है तो आज आपको फीवर होगा, मज़ीद 2 दिन फीवर नहीं होगा क्योंकि आरबीसी के अंदर प्रोसेस हो रहा है, फिर तीसरे दिन बर्स्ट होगा तो उसके साथ आपको फीवर, चिल्स और सारे सिम्टम्स होंगे, फिर सिम्टम्स नहीं होंगे, फिर सिम्टम्स होंगे। तो ये पीरियोडिकल साइकिल्स ऑफ फीवर जो है तो इट स्टार्ट आफ्टर सेवरल डेज ऑफ द ऑनसेट। ठीक है। द फीवर स्पाइक्स विच कैन रीच टू 41 डिग्री सी, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो सकता है मलेरिया में, विच कैन रीच टू 41 डिग्री सी। फ़ॉरेनहाइट में हम इसे 95.8 डिग्री फ़ॉरेनहाइट कहेंगे, जो काफ़ी अच्छा खासा फीवर है। सो इट इज़ फ्रीक्वेंटली अकम्पेन्ड बाय शेकिंग, चिल्स, अगेन चिल्स होंगे, फीलिंग कोल्ड्स होंगे, उसके साथ शेकिंग या शेवरिंग होगी। शेवरिंग या शेकिंग कहते हैं कपकपी को, इंसान के मसल्स जब कांपते हैं, सो दैट इज़ नॉन एज शेवरिंग और शेकिंग चिल्स। नोजिया व्हेन यू फील टू वोमिट, लेकिन आपको वोमिटिंग नहीं हो रही, लेकिन आपको फीलिंग वोमिटिंग हो रही है, तो वोमिटिंग की हो रही है, इसे नोजिया कहते हैं, वोमिटिंग भी हो सकती है। एंड एब्डोमिनल पेन, फीवर इज़ फॉलोड बाय ड्रेंचिंग स्वेट। जब फीवर जो है आपका उतरता है, यानी फीवर जब सबसाइड होता है, तो इट इज़ फॉलोड बाय ड्रेंचिंग स्वेट, यानी इतना पसीना आता है आपको कि आप उस पसीने में गीले हो जाते हैं, ड्रेंचिंग स्वेट इसे कहते हैं। ठीक है। पेशेंट यूजुअली फील वेल बिटवीन द फेब्राइल एपिसोड, यानी कि एक फीवर जब पीरियोडिक फीवर होता है तो एक फीवर आपको होता है, 2 दिन फीवर नहीं होता, फिर तीसरे दिन फीवर होता है, तो इसको फेब्राइल एपिसोड कहते हैं। तो फेब्राइल एपिसोड्स के बीच जो वक्फा आता है तो इसमें पेशेंट यूजुअली फीलिंग वेल। तो और स्प्लीनोमेगाली इज सीन इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट बिकॉज ऑफ द सिक्वेस्ट्रिंग ऑफ इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स, और हेपेटोमेगाली भी होता है क्योंकि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है वो हेपेटोसाइट्स में मल्टीप्लाई और डिफ्रेंशिएट होता है, तो हेपेटोमेगाली भी हो सकता है इन 1/3 पेशेंट। एंड ऑफ कोर्स एनीमिया इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन केस ऑफ मलेरिया, क्योंकि एनीमिया क्यों होगा, हेमोलिसिस की वजह से एनीमिया होगा। अनट्रीटेड मलेरिया कॉज्ड बाय फैल्सिपिरम इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव ब्रेन एंड किडनी डैमेज, एज आई डिस्कस। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशंस यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@hotmail.com, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन या अपने सजेशंस या अपने कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।